नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना वृद्धि, ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप, जनता पर पड़ेगा ये सीधा असर। जी हाँ, वाहनों की फिटनेस टेस्ट फीस में अचानक की गई 10 गुना बढ़ोतरी ने देश भर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में हड़कंप मचा दिया। पहले से ही मंदी, बढ़ते खर्च और नियम की जटिलताओं से जूझ रहा यह क्षेत्र अब इस नए बोझ के चलते खुद को अस्तित्व के संकट में देख रहा है। ट्रांसपोर्ट यूनियन चेतावनी दे रही कि यदि वृद्धि वापस नहीं ली गई तो इसका सीधा असर न केवल माल ढुलाई बल्कि देश भर की आम जनता तक पहुंचने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने नई आयु श्रेणियों 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक के आधार पर फिटनेस टेस्ट फीस में भारी उछाल कर दिया। खासकर 20 साल से पुराने ट्रक और बसों की फीस 2500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। वह ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यह वृद्धि न केवल चौंकाने वाली है बल्कि ऐसे वक्त में आई है जब उद्योग पहले से ही गिरावट के दौर से गुजर रहा है। अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर एलजी का सख्त निर्देश, डॉक्टरों और सेकंड हैंड गाड़ियों की भी बढ़ेगी निगरानी। ये दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एलजीबीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को कई निर्देश दिए। इनमें अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री की निगरानी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, मेडिकल स्टाफ का डेटाबेस बनाना और वाहनों की बिक्री पर नियंत्रण शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। टूरिस्ट प्लेस बनेगा दिल्ली का सोनिया विहार, अब यमुना किनारे रेस्टोरेंट और नौका सवारी का ले सकेंगे मजा। ये दिल्ली सरकार सोनिया विहार में यमुना नदी के किनारे एक रूफटॉप रेस्टोरेंट, एम्फी थिएटर और आरती के लिए घाट विकसित करने की योजना बना रही है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विभागों के साथ परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना में कई सुविधाएं शामिल हैं जिसका उद्देश्य नदी के किनारे एक मनोरंजक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। वह सरकार यमुना को दिल्ली की नई पहचान बनाना चाहती है। बता दें कि सोनिया विहार परियोजना में टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, एक रूफटॉप रेस्टोरेंट, दुकानें, एक एम्फी थिएटर, यमुना आरती के लिए घाट निर्माण और नदी के बीचों बीच एक म्यूजिकल फवारा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अधिकारियों ने एक बयान में कहा है कि इन सुविधाओं का उद्देश्य नदी के किनारे एक मनोरंजक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। स्कूल पर यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को मजबूर करने का आरोप, एसोसिएशन ने शिक्षा निदेशालय से की शिकायत। ये दिल्ली के एक स्कूल पर अभिभावकों को विशेष दुकान से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप है। अभिभावक संघ ने शिक्षा निदेशालय से शिकायत की है जिसमें स्कूल प्रशासन पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। निदेशालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के निदेशक को लिखे पत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष दक्ष आनंद ने कहा कि सृजन स्कूल ने किताबों और यूनिफॉर्म के लिए 5 विक्रेताओं की सूची जारी की है। हालांकि इनमें से किसी भी विक्रेता के पास स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं है, न ही नवीनतम यूनिफॉर्म के अपडेट डिजाइन है। पुरानी दिल्ली में एमसीडी का चलेगा बुलडोजर, बम धमाके के बाद जांच एजेंसियां सतर्क, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए आदेश। पुरानी दिल्ली में बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। धमाके की जांच जारी है। इसी तरह अति व्यस्त सदर बाजार के कुतुब रोड पर भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय मध्य दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की कश्मीरी गेट स्थित एमसीडी के सिटी एसपी जोन के कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें जिला प्रशासन, एमसीडी व दिल्ली पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिर्फ 5 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा खाना, दिल्ली सरकार ने तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन का किया शिलान्यास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यहां तिमारपुर इलाके में पहली अटल कैंटीन की शिलान्यास किया। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण वादे की पूर्ति का प्रतीक है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ऐसी 100 कैंटीन खोलने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इन्हें बनाने का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 5 रुपए में एक दिन में 2 खाना उपलब्ध कराया जाएगा। रेखा गुप्ता ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केवल 8 महीनों में दिल्ली के साथ किए गए एक और वादे को पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया। राजधानी में 100 अटल कैंटीन का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुविधा आसानी से और समय पर हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके। गुप्ता ने बताया कि पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को होगा। टमाटर प्याज के महंगे दामों से राहत, दिल्ली में अब इतने रुपये किलो में होगी बिक्री।
जो सब्जियों की बढ़ती कीमत और टमाटर के चढ़ते दाम से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं और वे रसोई के बजट पर राशनिंग करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दरों पर टमाटर और प्याज बेचने की घोषणा कर आम आदमी के पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ में कुछ राहत दी है। सरकार ने NC ऐप के माध्यम से टमाटर 55 रुपए प्रति किलो और प्याज 15 रुपए प्रति किलो के रियायती भाव पर बेचने की शुरुआत कर दी है। आइए जानते हैं प्याज और टमाटर को कहां से सस्ते में खरीद सकते हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का नेटवर्क के बेनकाब ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 700 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के बड़े ऑपरेशन साइबर हॉक में जबरदस्त कार्रवाई की में दिल्ली पुलिस ने 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई में 1000 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। साइबर अपराधियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, सर्वर और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। यह सिंडिकेट न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे भारत में मासूम लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा था। दिल्ली में ऑनलाइन पायरेसी गैंग का भंडाफोड़, छात्रों को बेच रहे थे नकली किताबें। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी संगठित ऑनलाइन पायरेसी गैंग का भंडाफोड़ किया जिसने वैध ई-कॉमर्स वेबसाइट का रूप देकर पूरे देश में हजारों छात्रों को पायरेटेड अकादमिक किताबें बेचने का धंधा खड़ा कर लिया था। इस नेटवर्क के जरिए न केवल प्रकाशकों के करोड़ों के कॉपीराइट का नुकसान हो रहा था बल्कि छात्रों तक घटिया गुणवत्ता की किताबें पहुंच रही थी। फरीदाबाद में मिली आतंकियों की बम वाली मशीन, लाल किला धमाके में बड़ा खुलासा। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकियों की बम बनाने वाली मशीन बरामद की गई है। धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजमिल ने आटा पीसने वाली मशीन को केमिकल वर्कशॉप में बदल दिया था। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके से जुड़े केस एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकियों की बम बनाने वाली मशीन बरामद की गई है। धमाके का सह आरोपी डॉक्टर मुजमिल इनका इस्तेमाल विस्फोटकों को तैयार करने में करता था। फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से कुछ मशीनों को बरामद कर लिया गया है। गौतम गंभीर को बड़ी राहत। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान की गई आपराधिक शिकायत हाईकोर्ट में खारिज। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनके एक संगठन और अन्य के खिलाफ महामारी के दौरान कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के लिए आपराधिक शिकायत खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। एक कैसे डांस की चेतावनी के बाद दिल्ली के छात्र ने कर ली खुदकुशी। दिल्ली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। दिल्ली में 16 साल के छात्र शौर्य पाटिल ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने स्कूल के माहौल और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बताया गया कि शौर्य का टखना मुड़ गया था, जिस वजह से उसने स्कूल में डांस परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया था। लेकिन उसी सुबह उसके शिक्षकों ने उसे बुरी तरह डांटा और कुछ ऐसी बातें कही जिससे वह बहुत टूट गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि टीचर ने डांस से प्रैक्टिस की चेतावनी देते हुए काफी कुछ कह दिया था। अपमान से परेशान होकर शौर्य स्कूल के पिछले गेट से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद खबर आई कि उसने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी है। दिल्ली के स्कूलों में खेल कूद बंद, हवा खराब होने की वजह से फैसला। जी हां, दिल्ली में हवा की हालत बेहद खराब हो चुकी है और अब यह दम घोटू होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगातार बहुत खराब श्रेणी में होने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली में हवा की हालत बेहद खराब हो चुकी है और अब यह दम घोटू होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगातार बहुत खराब श्रेणी में होने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज को रद्द करने का आदेश दिया। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कहा था कि दिल्ली के स्कूलों में नवंबर और दिसंबर में खेल गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार किया जाए। यमुना नदी को झाग मुक्त बताने वाला सीएम का दावा फेल। नदी में जहरीला झाग और नावें कर रही है काम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता द्वारा किए गए यमुना को झाग मुक्त करने के दावे पर सवाल खड़े हो गए। एक मीडिया चैनल की उनकी टीम द्वारा यमुना नदी की सतह पर दिखने वाली सफेद परत को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि नदी में झाग खत्म नहीं हुआ है बल्कि रासायनिक छिड़काव के जरिए उसे अस्थायी रूप से दबाया जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन की इस रिपोर्ट में सुबह सुबह यमुना नदी पर जहरीले सफेद झाग की मोटी परतें तैरती हुई दिखाई गई, जो दिल्ली सरकार के झाग मुक्त होने के दावों के बिल्कुल विपरीत है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 23 साल पुराने डबल मर्डर केस के दोनों फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 23 साल पुराने एक सनसनीखेज डबल मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया। मैं साल 2002 में दिल्ली के सरिता बिहार में हुई इस वारदात में मां और उसकी 2 साल की बेटी की निर्मम हत्या हुई थी। इस केस के आरोपी अब गिरफ्तार कर लिए गए। बता दें कि 28 जनवरी 2002 को सरिता बिहार इलाके में यह दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। शिकायतकर्ता अनिल कुमार जब मदनपुर खादर स्थित अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। मैं घर अस्त व्यस्त था और रसोई बाहर से बंद। दरवाजा खोलने पर उन्होंने अपनी पत्नी अनिता उम्र 22 वर्षीय और बेटी मेघा उम्र 2 वर्षीय को खून से लथपथ मृत पाया। मैं दोनों पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया था। पीएम मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, बोले साबित होगा अहम पड़ाव। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 समिट में शामिल होने के लिए रवाना हुए, जहां वे भारत और ग्लोबल साउथ से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में यह समिट 21 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। इस समिट की खास बात यह है कि पहली बार G20 सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित किया जा रहा है। यह समिट ग्लोबल साउथ द्वारा होस्ट की गई लगातार चौथी G20 मीटिंग है। इससे पहले इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ने यह समिट आयोजित की थी। साउथ अफ्रीका से पहले G20 प्रेसिडेंसी ब्राजील 2024, भारत 2023 और इंडोनेशिया 2022 के पास थी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के आमंत्रण पर इस समिट में शामिल हो रहे हैं। भारत के लिए दुखद खबर, दुबई एयर शो में तेजस क्रैश, पायलट की मौत की आशंका। एक दुखद खबर आ रही है। दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार पायलट के कूदकर बचने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दुर्घटना का यह दृश्य बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। जांच टीमें घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। रक्षा सूत्रों के अनुसार दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का LCA तेजस विमान क्रैश हो गया। पायलट की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य कौन ने इस घटना का वीडियो शेयर किया जो काफी दुखद है। दिल्ली विधानसभा में प्रिविलेज कमेटी के सामने फिर पेश नहीं हुए केजरीवाल सिसोदिया, जाने क्या है फांसी घर केस। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को विधानसभा विशेष अधिकार समिति की बैठक में फिर से शामिल नहीं हुए, जो 3 साल पहले सदन परिसर में बनाए गए फांसी घर की प्रामाणिकता की जांच के लिए बुलाई गई थी। आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने कहा कि समिति का इस्तेमाल उसके नेताओं को परेशान करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उप सचिव यानी कि विधान को लिखे एक पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें केवल 9 अगस्त 2022 को फांसी घर के उद्घाटन के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आतंकी मुजबिल को किसने भेजे थे बम वाले 42 वीडियो, पुलिस की जांच में खुलासा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार धमाके से पहले पाकिस्तान स्थित जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने मुजबिल को बम बनाने के वीडियो भेजे थे। जांच में जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के पोस्टरों से साजिश का शक हुआ। दिल्ली पुलिस और एजेंसियां धमाके की पूरी स्क्रिप्ट का पता लगाने में जुटी है। धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आतंकी विस्फोट से पहले पाकिस्तान स्थित जैश के एक हैंडलर हंजुल्ला ने आतंकी मुजबिल को बम वाले 42 से वीडियो भेजे थे। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के नौगाम में अक्टूबर में जैश के पोस्टरों को देखकर आतंकी साजिश का शक हुआ। इसके बाद इन पोस्टरों को लेकर जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पाया गया कि उन पोस्टरों पर कमांडर हंजुल्ला भाई लिखा था। राधा स्वामी सत्संग समागम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 21 से 23 नवंबर तक छतरपुर में होगा आयोजन। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर में 21 से 23 नवंबर तक होने वाले राधा स्वामी सत्संग व्यास समागम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस आयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए, जिसमें भारी वाहनों के मार्ग परिवर्तन और पार्किंग व्यवस्था शामिल है। पुलिस ने लोगों से प्रभावित इलाकों से बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप सीबीआई ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर नितिन मीना और एएसआई बुद्ध पाल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मीना पर जमानत में मदद के लिए 30,000 रुपये और पाल पर एफआईआर से नाम हटाने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों का आतंक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है। मैं कुत्तों की आवाजाही से आगंतुकों में दहशत का माहौल है। मैं खासकर बच्चों और महिलाओं में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन इस समस्या पर नियंत्रण पाने में विफल रहा है, जिससे मेले की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। व्यापार मेला जहां देश दुनिया के हजारों लोग खरीदारी और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए पहुंचते हैं, वहां इन दिनों आवारा कुत्तों की लगातार आवाजाही आगंतुकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों की आवाजाही पर रोक होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या हमले की संभावना न रहे। इसके बावजूद मेले में इन नियमों का पालन होता स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दिल्ली में पिस्टल के बट से हमला कर लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, फरार साथी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने पिस्टल के बट से हमला कर लूटपाट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस अब उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने दिल्ली में एक व्यक्ति पर हमला किया और उससे लूटपाट की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार अमित परिवार के साथ जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहता है। वह शौचालय की देखभाल करता है। मैं जहांगीरपुरी थाने में दर्ज प्राथमिकी में अमित ने बताया कि वह 18 नवंबर की सुबह घर से काम पर जा रहा था। इसी दौरान दो बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाश उससे पैसे देने के लिए कहने लगे। दिल्ली में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन, 152 ग्राम गांजे के साथ महिला समेत 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 152 ग्राम गांजा बरामद किया है। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके। इसमें से एक आरोपित की पहचान संजीत के रूप में हुई है। वह सुल्तानपुरी थाने का घोषित बदमाश है। जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि जिले की पुलिस की टीम नशे के कारोबार करने वालों पर निगरानी रख रही है। वहीं राजपार्क थाना के पुलिसकर्मी 17 नवंबर को सुल्तानपुरी इलाके में गश्त कर रही थी। लेबर कॉलोनी के पास पुलिस ने संदिग्ध महिला को पकड़ा। एमसीडी में 17 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारी को नौकरी से निकालने का आदेश। ये दिल्ली एमसीडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 17 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। एमसीडी ने फंड की हेराफेरी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने गलत तरीके से वित्तीय लाभ उठाया। मामले की जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गई है और निगम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि नियमित कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी सजा की अनुशासनात्मक कार्रवाई 1 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। दैनिक वेतन भोगियों की सेवाएं तुरंत समाप्त की जाएगी। नियमित कर्मचारियों की सेवा भी तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए गए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ सीसीएस पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रैब के नियमों में जल्द होगा बदलाव। अब पहले ही चरण में कड़े प्रावधान होंगे लागू। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सुझावों पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलावों की अनुमति दी है। नए सिस्टम के तहत सख्त नियम पहले ही चरण में लागू होंगे, ताकि प्रदूषण को खतरनाक स्तर पर पहुंचने से पहले रोका जा सके। कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित करने और काम के समय में बदलाव करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी की प्रति इंटरनेट मीडिया पर साझा करने के आरोप से संबंधित है। वह कपूर ने आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की है। मेरे अंग दान कर देना, खुदकुशी करने वाले 10वीं के छात्र ने सुसाइड नोट में बयां की अपनी पीड़ा। दिल्ली में एक 16 वर्षीय छात्र ने मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और अपने अंगों को दान करने की इच्छा जताई। परिजनों ने स्कूल के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। छात्र ने ड्रामा क्लास में अपमानित होने के बाद यह कदम उठाया। उसने अपने परिवार से माफी मांगी और कृतज्ञता व्यक्त की। पुलिस ने बताया कि एक निजी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने दोपहर 2:34 के मध्य दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। उसे पास के BLK अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपने नोट में उसने कुछ शिक्षकों के नाम लिए और उन पर लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसका बेटा कई महीनों से स्कूल में उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार से परेशान था। 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 89 रुपये 61 पैसे के ऑल टाइम लो पर। जाने बाजार में हलचल क्यों?
जी अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 88 रुपये 67 पैसे पर खुला और 82 पैसे गिरकर 89 रुपये 50 पैसे अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार बंद होने के दौरान यह अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 89 रुपये 40 पैसे पर कारोबार करता देखा। गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 88 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।